स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट हम आज सीखने वाले कि कॉन्सेप्ट क्या है मोशन और रेस्ट के बीच में। तो पहले जो एक चीज़ है जो तुम लोग जान लो कि दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ रुका हुआ नहीं है, दुनिया में सारे चीज़ मूव कर रहे हैं। तो फिर रेस्ट क्या होता है फिर? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हम किस पे खड़े हैं फ़िलहाल, खड़े या बैठे हम लोग किस पे बैठे? अर्थ पे। अब ये जो अर्थ है ये कंटिन्यूस रोटेट कर रहा होता है। अभी आप पूछोगे कि ये 24 डेज़ में क्या देखो, 24 आवर्स में ना, 24 आवर्स में क्या कर लेता है? एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। अब ये इस 24 आवर्स में जो हमारा अर्थ है ये लगभग 4000 मतलब 43,000 किलोमीटर कवर करता है। आइडिया मिला? 43,000 किलोमीटर पर डे में रोटेट कर लेते हैं अपने आप को। आइडिया मिला? अगर आप यहाँ पे खड़े हो, पूरा एक दिन बीत जाएगा तो आप कितने किलोमीटर अर्थ के सरफेस में रहते हुए, अर्थ के सरफेस पे आप रहोगे तो अर्थ घूमेगा तो आप भी घूम रहे हो, तो आप कितना कवर कर लेते हो? 43,000 किलोमीटर। अगर हम इसको पर आवर के हिसाब से देखें तो ये लगभग कुछ 1790 किलोमीटर पर आवर आता है। ठीक है। अब देखो अब अगर पर सेकंड के हिसाब से देखो तो लगभग ये 2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो मतलब मैं अभी जब बात कर रहा हूँ तो आप एक सेकंड में कितना रोटेट कर रहे हो? 2 किलोमीटर पर सेकंड रोटेट कर रहे हो। तो फिर कोई चीज़ रेस्ट में क्या होता है? आया समझ में? तो हमने हमारे लिए देखो यार, अगर इस दुनिया में सब चीज़ मोशन में है, अगर दुनिया में सब चीज़ मोशन में है तभी हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर दुनिया में मोशन रुक जाएगा तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ये बातें क्लियर है? तो फिर रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट हमने हमारे हिसाब से बनाया। आया बात समझ में? अगर हम हमारे रिस्पेक्ट में देखें तो रेस्ट में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अर्थ के सरफेस में हो तो आप कह सकते हो रेस्ट में हो। वो भी क्यों? बशर्ते आप मूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस में रह के अगर आप अपने आसपास के चीज़ों को देखो तो आपको मूव करते हुए नहीं दिखेगा। तो पहला बात, जो मोशन और रेस्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है। डन। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो पहले लिख लेते हैं इसको कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, मतलब ये देखने पे डिपेंड करता है। डन। तो हमने हमारे हिसाब से रेस्ट का एक डेफिनेशन बनाया। ये डेफिनेशन क्या था? अगर मैं इस पेन को यहाँ पे रख दूँ, 1 सेकंड बीता पेन यहीं पे, 2 सेकंड बीता तब भी पेन यहीं पे, तो थोड़ा सा हिल गया था, 3 सेकंड बीता तब भी पेन यहीं पे। तो हमने क्या बोला कि हम कोई चीज़ को रेस्ट में कब बोलेंगे? बशर्ते अर्थ के साथ मूव कर रहा है अभी, हम कोई चीज़ को रेस्ट में कब बोलेंगे? जब कोई चीज़ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। आफ्टर ए टाइम, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करने वाला है। डन। लेकिन कहाँ पे? एक कन्फाइंड जगह में। कन्फाइंड मतलब हम अर्थ में है तो हम अर्थ की बात करेंगे। अर्थ में अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को रख दूँ तो यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। डन। बशर्ते अर्थ मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ बैठ के अगर आप इस पेन को देखोगे तो आपको मूव करते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन यही अगर आप देखो, सपोज यहाँ पे मेरा पेन रखा हुआ है और मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, यहाँ बैठ के इस पेन को देख रहा हूँ, तो मुझे पेन मूव करते हुए नहीं दिखने वाला है। लेकिन वही अगर आप चांद पे बैठ के इस पेन को देखोगे तो क्या आपको दिखेगा? पर सेकंड पेन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मतलब एक रिलेटिव टर्म है। तो हम अर्थ में रहते हुए सारी चीज़ों को बताएंगे कि कौन रेस्ट में, कौन मोशन में। डन। हमारा रेफरेंस क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। डन। और एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे रॉकेट क्या होता है? रॉकेट एकदम सीधा ऐसे हम लॉन्च करते हैं ना, लेकिन आपको कैसा दिखता है? ऐसा लॉन्च करते हुए दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि हमने रॉकेट को सीधा ही लॉन्च किया था। लेकिन देखो, अर्थ अगर ऐसा रोटेट कर रहा था ना, ऐसा अगर रोटेट कर रहा है अर्थ अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, आइडिया मिला, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो अगर आपने रॉकेट को लॉन्च किया तो आप रोटेट होकर आप आगे जा रहे हो, इसीलिए आपको रॉकेट टेढ़ा जाते हुए दिखता है। डन। लेकिन रॉकेट को हम सीधा ही लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको टेढ़ा क्यों दिखता है? क्योंकि हम आगे आ जाते हैं। आया बात समझ में? तो मोशन और रेस्ट दोनों एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम हमारे कन्वीनियंट के लिए हम अर्थ पे बताते हैं अगर कोई चीज़ टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है, कोई चीज़ अपने पोजीशन को, ये क्या होता है पोजीशन को, अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो भी अर्थ में। अर्थ मतलब क्या है? पूरा इस यूनिवर्स का एक छोटा सा जगह है ना। तो देखो यार, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको छोड़ के बाकी सब आपका सराउंडिंग रहेगा। डन। वो भी कौन सा सराउंडिंग? खाली अर्थ में। डन। तो रेस्ट का जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ा देखो, मैं बुक के डेफिनेशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बुक का डेफिनेशन क्या कहता है? बुक आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो रेस्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, मैं इसके साथ थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको दे दूँगा, अभी करने वाला हूँ वैसे। तो कोई भी चीज़ रेस्ट में क्या होता है? इफ़ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल या फिर बॉडी
is not changing its position with respect to, किसके साथ चेंज नहीं करता है अपने पोजीशन को वो, with respect to time। डन, ये है आपका बुक का डेफिनेशन, इफ ए पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी देखो टाइम के साथ पोजीशन को नहीं बदलते, मतलब टाइम देखो यार, 1 सेकंड यहाँ पे है, 2 सेकंड हो गया तब भी यहाँ पे, 3 सेकंड तब भी यहाँ पे, लेकिन यही चीज़ को अगर हम मून से देखेंगे क्या आपको रेस्ट में दिखेगा? नहीं, वो तो मूव कर रहा होता है ना। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ये देखो, ये आपका बुक का डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। बुक क्या कहता है आपको? रेस्ट का मतलब होता है इफ ए पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ टाइम इन अ कन्फाइंड सराउंडिंग, इन अ कन्फाइंड सराउंडिंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में। देखो मैं यहाँ पे सराउंडिंग, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए सराउंडिंग क्या है? पूरा अर्थ है। डन, ये पूरा अर्थ मेरा सराउंडिंग है, मैं उसके बाहर नहीं जाने वाला, उसके बाहर जैसे ही जाऊँगा मुझे पार्टिकल मूव करते हुए दिखेगा। डन, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो मेरे लिए ये सराउंडिंग है, अर्थ मेरे लिए सराउंडिंग, इसलिए मैंने कन्फाइंड सराउंडिंग लिखा, क्योंकि अगर ऐसे ही सराउंडिंग बोल दूंगा तो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा फिर। डन, यूनिवर्स से तो कहीं से भी दिखोगे आपको मूव करते हुए दिखेगा वो चीज़। तो इसलिए मैं रेस्ट का डेफिनेशन क्या लिखना चाहता हूँ, इफ ए पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, किस में? कोई एक कन्फाइंड सराउंडिंग में, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और एक चीज़, कोई भी चीज़ दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ये रेस्ट में नहीं है, तो इसको भी लिख लेते साथ में एक नोट की तरह। नथिंग मतलब कोई भी चीज़, नथिंग इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नहीं है जो रुका हुआ है। डन है, कोई भी चीज़ आपको रुका हुआ नहीं दिखेगा, सब चीज़ मूव ही कर रहे हैं। जैसे यहीं पे आते हैं तो हम अर्थ में हैं, बराबर, अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके चक्कर में हम भी रोटेट कर रहे हैं, ये बातें क्लियर है। अगेन ये अर्थ, मून, ये सब किसको रख के? सन को रख के रोटेट कर रहे हैं। फिर ये सन, जो सन वगैरह मतलब क्या बन गया? पूरा एक सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या करता है? एक गैलेक्सी को सेंटर में रख के रोटेट करते हैं। फिर एक गैलेक्सीज, बड़े बड़े गैलेक्सीज को आपस में रखते हुए गोल गोल घूम रहे होते हैं। मतलब सब चीज़ इस दुनिया में मोशन में ही है, ये बातें क्लियर है। तो ये रहा आपका रेस्ट का डेफिनेशन। अभी आप चाहो तो बोल सकते हो कि फिर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो मोशन का डेफिनेशन वेरी इजी है, मोशन तो हर चीज़ कर रहा है ना, मोशन हर चीज़ कर रहा है। तो इसीलिए हम ना फिजिक्स में मोशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रेस्ट पे बहुत ही कम करने वाले, क्योंकि इसका फंडा तो आपको क्लियर हो चुका है ना। अब मोशन का मतलब होता है इफ़ अ पार्टिकल या फिर बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल या फिर बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ? टाइम के साथ। आया बात समझ में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कोई भी चीज़ अपना पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। और आप देख सकते हो, आप दुनिया में कुछ भी चीज़ों को देख सकते हो कि हर चीज़ क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये रेस्ट में है, असल में क्या है? रेस्ट में है नहीं, ये मूव कर रहा है। आप मून पे जाके देखो, ये कंटिन्यूस मूव कर रहा होगा 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, इतना जल्दी मूव कर रहा होगा। डन। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे, इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स, एवरीथिंग, सारे चीज़ें क्या है? एवरीथिंग इज एट एब्सोल्यूट मोशन। मतलब इस दुनिया में सब चीज़ मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ रुका हुआ नहीं है, सब चीज़ें मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने रेस्ट का एक डेफिनेशन बनाया। तो डन, कि कोई पार्टिकल हमारे कन्फाइंड सराउंडिंग में, इफ ए पार्टिकल इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन वक्त के साथ, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। ये बातें क्लियर है। और इसी के साथ हमने जो पोजीशन अपना, जो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है ना, तो पोजीशन चेंज करने का 3 तरीका है। एक तो वो कर सकता है कि एक वो है कि पार्टिकल ऐसे पोजीशन चेंज करे 1 डायमेंशन में। दूसरा हो सकता है कि वो इस प्लेन पे मूव करे, आइडिया मिला, जैसे इस पे ऐसा ऐसा करके मूव करे, एक तरीका हुआ। तीसरा हो सकता है कि कुछ ऐसा करे, डन, कि वो सारे एक्सिस में मूव करें। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखें तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास कितने तरह के आएंगे? टाइप्स ऑफ मोशन, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आ जाते हैं टोटल 3 तरह के।
एक है जगह वन डायमेंशन मोशन, यही आप पूरे आप क्लास 11 में पढ़ने वाले हो। एक होता है वन डायमेंशन मोशन कि वन डायमेंशन में वो कहाँ मूव करेगा, नहीं तो आगे नहीं तो पीछे। दूसरा है आपके पास टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन 2D मतलब टू डायमेंशन मोशन, इसमें वो क्या करने वाला है, कोई प्लेन में। और तीसरा है थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन, डी का मतलब होता है डायमेंशन। अब जब वन डायमेंशन मोशन होता है तो एक इसमें मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन पे, डन। मतलब एक जो नंबर लाइन देखा था अपने बचपन में, नंबर लाइन आगे पीछे पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, तो उसी में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वन डायमेंशन। टू डायमेंशन क्या होता है, प्लेन में, प्लेन मतलब कुछ पेपर टाइप का, मतलब जो ग्राफ में बनाया जा सकता है, डन। जो ग्राफ में बनेगा वो सारा टू डायमेंशन मोशन में आएगा। और थ्री डायमेंशन मोशन होता है स्पेस में, स्पेस मतलब खाली जगह, ये रूम वगैरह खाली होता है ना, वो सब जगह में थ्री डायमेंशन मोशन होता है। तो मैं इस मोशन के क्लासिफिकेशन के साथ उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब क्या है, इस मोशन को मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ जिसमें कि मतलब ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप पूरा क्लास 11 में क्या पढ़ने वाले हो। तो एक और जो तरीका हो सकता है टाइप्स ऑफ मोशन को बताने का, वो हो सकता है कि लीनियर मोशन, या फिर इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलेंगे, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपका एक वन डायमेंशन मोशन होता है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इस थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे आप। लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट मास पार्टिकल, कुछ देर में बताऊंगा पॉइंट मास पार्टिकल क्या होता है। कोई भी पॉइंट मास पार्टिकल अगर आपका सामने चल रहा है, या तो वो खाली सामने चल रहा है या फिर वो खाली पीछे चल रहा है, डन, या फिर थोड़ा देर बाद पीछे आ रहा है फिर सामने चल रहा है, तो इस तरह के सारे मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें मेन कंडीशन क्या है, एक वन डायमेंशन मोशन होता है और इसमें मूव क्या होता है, पॉइंट मास, डन, पॉइंट मास आपका इसमें मूव होता है। दूसरा जो आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन में आएगा, ये एक टाइप है, ठीक है। दूसरा, अभी देखो हमेशा थोड़ी ना पॉइंट मास मूव करेंगे, हो सकता है यहाँ पे बड़ा सा ट्रक मूव करे या फिर एक कॉमेट मूव करे सीधे रोड में स्ट्रेट लाइन में कॉमेट मूव कर ले, या फिर एक मान लो कोई एक प्लैनेट है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, डन। तो और एक क्या होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, डन, ट्रांसलेशन मोशन। ये देखो जो ट्रांसलेशन मोशन है ये वन डायमेंशन हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है, तीनों डायमेंशन में ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी ने आपको बस बताया है कि ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जो एक मास बॉडी, समझ रहे हो ना, पॉइंट मास नहीं, छोटा सा मास नहीं, बड़ा सा मास, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा मास अगर सीधे लाइन पे चल रहा है तो आप उसे ट्रांसलेशन मोशन बोलोगे। लेकिन ट्रांसलेशन मोशन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तीनों हो सकते हैं, डन। ये आप याद रखोगे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कि ट्रांसलेशन मोशन 1D, 2D, 3D तीनों में हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको क्या कहता है, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि इफ आ मास बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका एनसीईआरटी का कहना है कि अगर एक मास बॉडी आपके स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो वो ट्रांसलेशन मोशन है। लेकिन ट्रांसलेशन मोशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तीनों हो सकते हैं, आप इसे याद रखोगे, बातें क्लियर है। दूसरा जो हमारे पास आने वाला है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करोगे, वो है आपके पास सर्कुलर मोशन, डन, सर्कुलर मोशन हो गया। फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो सर्कुलर मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये दोनों आपके 2 डायमेंशन मोशन है। कितने, ये दोनों आपके 2 डायमेंशन मोशन है, डन, ये दोनों आपके 2 डायमेंशन मोशन है। अब सर्कुलर मोशन बोलने का जरूरत नहीं है, कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है, लेकिन कौन सा चीज़, पॉइंट मास, डन। अगेन सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में कंडीशन क्या है कि आपका पॉइंट मास गोल गोल घूम रहा है, डन ना। आपने एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया, फिर उसको आप घुमा रहे हो बैठ के, तो आपका सर्कुलर मोशन बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई एक पत्थर फेंक दिया तो पत्थर कुछ ऐसा जाने वाला है। अगर आप देखो तो पत्थर कैसे जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों में जा रहा है ना, तो ये भी आपका एक 2 डायमेंशन मोशन रहेगा। तो 2 डायमेंशन मोशन में सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, डन। अब कोई चीज़ को आप देखो, अगर आपने एक पत्थर को घुमाया, ये भी गोल गोल घुमा, आप चाहो तो एक बॉल को भी घुमा सकते हो, बॉल भी घूम रहा है, बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो आपका बॉल करेगा रोटेशनल मोशन। आया बात समझ में, आपका बॉल क्या करेगा, रोटेशनल मोशन, डन।
बॉल करेगा आपका रोटेशनल मोशन। अगेन रोटेशनल मोशन 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक बॉल को घुमा रहे हो ना, अगर आप एक बॉल को घुमा रहे हो तो वो 3 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन है। वही जगह अगर आप डिस्क को घुमा रहे हो, जो CD प्लेयर में पहले एक डिस्क आता था ना जिसमें हम लोग डाल के मूवी वगैरह देखते थे, अगर आप उस डिस्क को गोल गोल घुमा रहे हो तब भी वो एक रोटेशनल मोशन है, लेकिन वो कौन सा है, 2 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ तो बात समझ जाना, लेकिन दोनों में क्या है, मास बॉडी है। डन, दोनों क्या है, मास बॉडी है। बातें क्लियर है। तो रोटेशनल मोशन, कोई चीज़ को आप गोल गोल घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेट आप 2 डायमेंशन भी कर सकते हो, 3 डायमेंशन भी। 3 डायमेंशन जब आपने बॉल को रोटेट किया और 2 डायमेंशन जब आपने एक डिस्क को रोटेट किया, और दोनों क्या है, मास बॉडी है। बातें क्लियर है। सर्कुलर आप कब बोलोगे, जब कोई पॉइंट मास को आप गोल गोल घुमा रहे हो। प्रोजेक्टाइल, जब कोई आप पॉइंट मास को ऊपर फेंक रहे हो तो ऐसा कुछ ट्रैजेक्टरी बनेगा, ऐसा कुछ पाथ बनेगा इसके। दोनों 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके चैप्टर 4 में आएंगे दोनों। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड बचता है वो है आपका ऑसिलेशन। क्या बचता है, ऑसिलेशन, या फिर इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। अब ऑसिलेशन क्या होता है, कोई भी चीज़, ये सारे आप एक आपका पूरा क्लास 11 का सिलेबस है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आगे पीछे मूव कर रहा है। डन, ये होता है ऑसिलेशन। अगर बहुत जल्दी आगे पीछे मूव कर रहा है तो आप उसी को बोलते हो वाइब्रेशन। अगेन आपका जो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है ये आपका 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। बातें क्लियर है। तो अगर हम लोग 3 डायमेंशन ऑसिलेशन का बात करेंगे तो वहाँ पे पेंडुलम कहलाएगा वो, पेंडुलम। डन, क्योंकि देखो अगर पेंडुलम को तुमको बताना है, पेंडुलम का पोजीशन बताना है, तो तुमको क्या, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे तुम्हें पेंडुलम का पोजीशन बताना है, तो तुम्हें पहले क्या बताना पड़ेगा कि ये कोई एक रूम में ही बैठ के करोगे ना, कोई एक रूम में ही बैठ के पेंडुलम को लटकाओगे, तो पेंडुलम का हाइट बताना पड़ेगा कि वो रूम से कितना दूरी में। मतलब कुल मिला के ऑसिलेशन में पेंडुलम आपका 3 डायमेंशनल मोशन में आएगा, और आपका जो 2 डायमेंशनल मोशन में है ऑसिलेशन में वो है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग के सामने अगर आप एक कोई मास को बांध देते हो और उसको अगर स्ट्रेच करोगे और छोड़ दोगे तो आगे पीछे मतलब क्या, 2 डायमेंशन में वो मूव करेगा। ठीक है, आगे पीछे 2 डायमेंशन में मूव करने वाला है, ये आपका 1 डायमेंशन नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर है। डन, तो यही था आपका टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जो आपके क्लास 11 में स्टडी करना है। एक तो टाइप ऑफ मोशन को आप डायमेंशन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। दूसरा है टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, कि उन लोगों का नेचर कैसा है। पहला है लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर, इसमें एक पॉइंट मास आगे पीछे मूव करने वाला है, और ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है आपका लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर। फिर होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ये क्या होता है 1D 2D 3D तीनों हो सकते हैं। बट आपके NCERT ने क्या बताया कि अगर कोई एक मास बॉडी सामने चल रहा है, सामने आइदर एक मास बॉडी, बहुत बड़ा सा मास बॉडी सामने चल रहा है, या फिर वही मास बॉडी पीछे चल रहा है, ठीक है, या फिर थोड़ा आगे जा रहा है फिर थोड़ा पीछे आ रहा है। डन, तो इस तरह के मोशन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन मोशन। कंडीशन क्या है, मास बॉडी। और ट्रांसलेशन मोशन 1D 2D 3D तीनों होते हैं। फिर आपको पढ़ना है सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दोनों 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल है। डन, और इसमें क्या होता है, पॉइंट मास मूव कर रहा होता है। फिर आता है आपके पास रोटेशनल मोशन, ये आपका 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 1D कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, 2D में क्या था, एक डिस्क, वो जो CD प्लेयर वाला डिस्क है, ओवल अगर आप गोल गोल घुमा रहे हो मतलब क्या, रोटेट कर रहे हो, तो आपका 2 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन आएगा। अगर आप एक बॉल को घुमा रहे हो तो आपका 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन आएगा। कंडीशन क्या है, दोनों के पास अच्छे खासे मास है, मास बॉडी है। फिर हमने देखा ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ये क्या है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। और कंडीशन क्या है, 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या था आपका, स्प्रिंग, और आपका मास सिस्टम 2 डायमेंशन का था। और 3 डायमेंशन का क्या बताया था मैंने, पेंडुलम को। और इसमें कुछ मास का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पॉइंट मास भी हो सकता है। इसमें ऑसिलेशन में आप पॉइंट मास भी ले सकते हो या फिर आप हैवी मास भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो एटम्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, उसको हीट करने के बाद ऑसिलेट करते हैं, तो पॉइंट मास भी ऑसिलेशन कर सकते हैं। या फिर आपका जो बड़ा वाला है जो स्प्रिंग है वो भी ऑसिलेट कर सकता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। मतलब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में मास का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मासेस का रिस्ट्रिक्शन यही दो में है कि लीनियर, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल, ये सब में क्या आएंगे, पॉइंट मास। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, इसमें आना है आपको बल्कि मास रखना होगा। डन, और ऑसिलेशन, वाइब्रेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मास का। तो आई होप मैंने आपका इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको एनफ नॉलेज दे दिया है कि आपको क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।